क्या है, ये आपकी ना 5 सीटर आती है आपकी XUV 700 अपनी MX वेरिएंट, ठीक है। बट यहाँ पे आपको एक जादू दिखाने वाला हूँ, ठीक है, बिकॉज ये जो है आपकी 7 सीटर है। 5 to 10 mm दबाना है, सिर्फ इतना ही दबाना है, और उसके बाद आपका इंजन ऐसे रिस्पॉन्ड करेगा कि जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है उस टाइम पे जेट इंजन जिस तरीके से आगे भागता है, सेम एक्सपीरियंस आपको इस गाड़ी में आने वाला है। कहीं वही रीज़न तो नहीं है इसका माइलेज वगैरह की? माइलेज की बात करें हर कोई कंप्लेन करता है, फिर भी फार बेटर मेरे को लग रहा है। वो उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा पैथेटिक थी। होता है ना, एलिगेंसी थोड़ा सा मिसिंग पार्ट होता है, वेयरएस लाइक थोड़ा रुतबा रौला जो होता है वो आपको उस गाड़ी में मिलता है। Correct. और इसमें एलिगेंस भी मिलता है आपको। ठीक है, वेलकम बैक टू मोटोविज। भाई आज हम बात करने वाले हैं आपसे महिंद्रा XUV 700 के बारे में। तो हमारे फ्रेम में देख लो भाई, ये अपना मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हो जाता है। इसका जो MX वेरिएंट है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। आप इसका फ्रंट प्रोफाइल देख लो। अब एक चीज़ बता देता हूँ यार, इस गाड़ी में ना थोड़ा बहुत ना काम हो रखा है, तो उसका ना प्राइस वगैरह भी आपसे शेयर कर दूंगा। यानी जो कस्टमर ने इस पर जो काम कराया ना, उससे थोड़ा सा ना आपको आइडिया हो जाए कि अगर इसका MX वेरिएंट लेते हैं, जो कि अच्छा एक मतलब कि मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आ जाता है, और उस पर अगर थोड़ा बहुत आप काम कराते हैं, अलॉय वगैरह चेंज कराते हैं, या फिर इसमें जो हेलोजन के बल्ब वगैरह आते हैं उस पर आप LED वगैरह लगाते हैं, तो उसका पूरा प्राइस वगैरह होगा, कितने वॉट की है और किस तरह का फीडबैक है, और इसके जो स्टॉक के साथ में आते हैं उसका क्या फीडबैक है, और उसका चेंज कराने का रीज़न क्या है, और इसका प्राइस वगैरह क्या है, तो वो वाली चीज़ें भी आपके साथ ना शेयर करेंगे। तो आज हमारे साथ इनके ओनर है मिस्टर नरेश जी। कैसे सर आप? सही। ओके, तो आज हम लोग भाई गाजियाबाद में हैं, ठीक है, और इस गाड़ी के बारे में पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। तो नरेश सर, सबसे पहले बताइए, आपने जो चूज़ किया है सर वेरिएंट, सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, ठीक है, MX वेरिएंट है। एक तो काफ़ी ज़्यादा इसमें मतलब कि वेटिंग वगैरह चल रही है, ठीक है। तो आपने बताइए कब ये गाड़ी ली थी, कितना आपको प्राइस पड़ा था, और आपका एक्सपीरियंस सो फार अभी तक कैसा रहा है, मतलब कि डिलीवरी से लेकर के जो इनिशियल आपने चेक्स कराए थे वहाँ तक का? मैंने ये गाड़ी खरीदी है मेरी बेटी के जन्मदिन पर। अच्छा, जो कि दिसंबर में था, दिसंबर 2000 लास्ट है ना, लास्ट ईयर 23 में। सो उसी ओकेजन पे लिया। अगला आपका प्रश्न था कि वैल्यू फॉर मनी, सो आई थिंक यही एक कारण था जिसके चलते मैंने ये गाड़ी का ये वेरिएंट सेलेक्ट किया, क्योंकि सर्वे तो बहुत सारी गाड़ियों का किया, बहुत सारी गाड़ियाँ चला के देखी, पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से परिवार के ये गाड़ी और ये वेरिएंट मैंने फाइनली सेलेक्ट किया। और इसके अलावा डिलीवरी एक्सपीरियंस, सो हालांकि महिंद्रा में यूजुअली साल भर की वेटिंग होती है, और कम से कम 4 से 6 वीक की तो ज़रूर मिलेगी आपको। पर जो डीलरशिप थी उनके साथ मेरा जब भी बात हुई तो उन्होंने मुझे मैंने बात की शुरुआत ही ऐसे की कि मैं वेट नहीं कर सकता, मुझे इस ओकेजन के लिए गाड़ी खरीदनी है, तो क्या हम तभी बात करना शुरू करेंगे जब आप मुझे अश्योरिटी करते हो आपके पास स्टॉक में है। तो फाइनली सम डील्स बन गई, और शायद उनको दिसंबर का अपना स्टॉक भी ख़त्म करना था, तो जस्ट सब चीज़ें लाइक लाइंड अप होती गई, लोन लाइंड अप हो गया, सब कुछ लाइंड अप हो गया, और फिर ये वाला मतलब ऑन टाइम आपको गाड़ी मिल गई थी एकदम। तो ये कितना टाइम रहा, मतलब कि आपने जब ये बुकिंग की बात करी थी और कि डिलीवरी का टाइम वो कितना, 1-1.5 महीने, कितना टाइम लगा उसको? फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तीसरे दिन गाड़ी अवेलेबल, तीसरे दिन मुझे गाड़ी अवेलेबल थी डिलीवरी के लिए। कोई प्रीमियम वगैरह तो चार्ज नहीं किया उन्होंने? कुछ नहीं। ओके सर, यहाँ तक तो चलो आपने अपना डिलीवरी एक्सपीरियंस शेयर किया, बट यहीं पे अगर हम बात करें कि उस वक्त आपने जैसे 1-2 गाड़ियाँ बताई, इसके अलावा क्या और भी मतलब कि आपकी प्लानिंग में थी गाड़ियाँ? मतलब जैसे हम सफारी की बात करें तो उस वक्त सफारी भी आ चुकी थी, जहाँ पे अपना स्टीयरिंग जो था पावर स्टीयरिंग आ चुका था वहाँ पे, ठीक है। और जैसे कि आपने बिग डैडी की बात करी, स्कॉर्पियो एन इसी प्राइस रेंज में आपको मिल जाती है, हालांकि वो आपकी लेडर फ्रेम होती, ये आपकी मोनोकॉक है, ठीक है। और भी हमारे पास ऑप्शन थे, जैसे आप अदर में भी जा रहे थे तो हमें कॉम्पैक्ट के भी ऑप्शन थे इस प्राइस रेंज में, तो इसी को ही चूज़ करने का रीज़न क्या है, मतलब कि इसी में ही जाने का? एक तो ये था कि समहाउ जो मेरी वाइफ है उनको कॉम्पैक्ट वाला वर्ड थोड़ा ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसलिए हमने कॉम्पैक्ट जो तो भी एसयूवी सेगमेंट था उसको टच भी नहीं किया। अच्छा। हालांकि ग्रैंड विटारा हम एक्सप्लोर कर रहे थे, मैं काफ़ी देख रहा था, क्योंकि वो वैल्यू फॉर मनी मॉडल है, उनका जो बेस वेरिएंट है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मॉडल है। जो ग्रैंड विटारा सिग्मा वेरिएंट है। हाँ, सिग्मा, बिल्कुल करेक्ट। सो मेरा इंक्लिनेशन था, बट मेरी वाइफ का सिंपल था कि कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में नहीं जाएंगे, तो दैट्स वाई वो रूल आउट हो गई उसमें से। और फिर अब आप अगले सेगमेंट में आए तो आपके पास में ये थी, और सफारी या फिर हैरियर या फिर स्कॉर्पियो एन थी, सारी की सारी ऑप्शंस में थी। अब टाटा के साथ में ये प्रॉब्लम है कि टाटा सिर्फ और सिर्फ डीजल गाड़ियाँ बना रहा था, और डीजल गाड़ी का मतलब है कि आपको दिल्ली एनसीआर में उसकी लाइफ अभी से 5-10 साल का ही पता है, और जबकि मेरा विजन है कि अब मैं पैसे इन्वेस्ट करूँ तो मैं लंबे टाइम तक गाड़ी यूज़ करना चाहूँगा। सो दैट्स वाई मेरे पास वहाँ पे पेट्रोल ऑप्शन नहीं था, तो फिर टाटा में जाने का मतलब नहीं था। अब मैं सिर्फ 2 गाड़ियों के साथ बच गया था, एक स्कॉर्पियो एन
और ये सो आपने जैसा बताया कि उसका लेदर फ्रेम है और इसका मोनोकॉक है, तो मैं पहले जैसे सफारी डाइकॉर चला चुका था, विच इज़ लाइक सेम प्लेटफॉर्म, सब कुछ उसका सेम है। तो स्कॉर्पियो चलाने में और सफारी चलाने में अदर देन स्टीयरिंग मुझे कुछ अलग खास डिफरेंस लग नहीं रहा था। मतलब ऊंचाई वही थी, जो गाड़ी का चलने में मोशन कंट्रोल होता है वो सब कुछ होता है। हालांकि जो अभी की स्कॉर्पियो एन है वो काफ़ी एडवांस है पुरानी सफारी के मुकाबले, बट लाइक जो एक यूज़र के तौर पे, जो एक सिंपल आम यूज़र के तौर पे मुझे दिखाई दे रहा था, वो यही दे रहा था कि इसके स्टीयरिंग बहुत अच्छे हैं, कंट्रोल बहुत अच्छा है। और दूसरा चीज़ था कि एक पब्लिक प्रोस्पेक्टिव जो है, तो पब्लिक प्रोस्पेक्टिव में आप लाइक अगर आप कॉलेज गोइंग हो या फिर बहुत यंग एज में हो, तो आपके लिए स्कॉर्पियो वो गाड़ी जहाँ पे आप थोड़ा सा एक एटीट्यूड लेके चलते हो। वेयरएस लाइक थोड़ा सा एक होता है ना एलिगेंसी, थोड़ा सा मिसिंग पार्ट होता है। वेयरएस लाइक थोड़ा रुतबा रौला जो होता है वो आपको उस गाड़ी में मिलता है। correct. और इसमें एलिगेंस भी मिलता है आपको। ये पूरी अपनी फैमिली ओरिएंटेड कार इसको बोल सकते हैं ना। जी हाँ। तो मेरा था कि क्योंकि मैं एक लाइक प्रोफेशनल वर्ल्ड में काम करता हूँ, तो मेरा ये था कि चलो हम थोड़ा एलिगेंस के साथ में जाएंगे, तो इसलिए फिर मैंने ये वाली गाड़ी चुनी। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। नो डाउट गाड़ी बहुत अच्छी है और महिंद्रा के प्रोडक्ट भी अभी से स्टार्टिंग से बात करें तब भी अच्छी बना रही थी, बट आज की डेट में जो भी उनके R&D वगैरह होते हैं, जो भी प्रोडक्ट निकालते हो काफ़ी अच्छे निकालते हो, वैल्यू फॉर मनी। और इतनी बड़ी गाड़ी है, अच्छे खासे इंजन प्रोफाइल के साथ है। अगर इसके पावर फिगर की बात करें तो 197 bhp और 380 Nm का टॉर्क वगैरह मिल जाता है, ठीक है। और टर्बो चार्ज तो अपना है ही, ठीक है। जैसे आपने पेट्रोल लिया है, इसमें डीजल का भी ऑप्शन है, तो डीजल में ना जाने का वो 10 इयर्स का नॉर्म्स है या फिर 10 इयर्स के नॉर्म्स के लिए, जो लाइफ को 50% कम कर दे रही है दिल्ली एनसीआर में। अच्छा, मैं पिछले 12-15 साल से यहीं रह रहा हूँ, तो मेरा उम्मीद है कि मैं दिल्ली में अगले 10 साल भी हूँ, सो मेरी गाड़ी की लाइफ कम हो जाएगी और फिर मैं सेम सिचुएशन में आ जाऊँगा जहाँ पे मुझे अननेसेसरली अच्छी गाड़ी। और गाड़ी का मतलब कि सब कुछ ऐसा है कि लॉन्ग टर्म चलने वाली गाड़ी, इसमें कुछ बिगड़ने वाला है। इंजन की बात कर ले, बॉडी की बात कर ले, सब कुछ सही है, ठीक है। अच्छा, कितना चला लिया, अगर हम माइलेज वगैरह की बात करें, कितना चलाया वगैरह? अभी मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ज़्यादातर, तो मुझे ऑफिस जाने की, डेली कम्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर भी उसके हिसाब से लगभग 2000 किलोमीटर ये चल चुकी है। 2000 मतलब कि हम बात करें दिसंबर, आपने जनवरी फरवरी चल रहा है, मतलब 1 महीने के आसपास आपने, 1 महीने 10 दिन के आसपास में आपने 2000 के आसपास चला लिया। तो अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? बिकॉज 2000 मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा है, बट इतना है कि आपको गाड़ी का बिहेवियर पूरा पता चल चुका है कि गाड़ी किस तरह से बिहेव कर रही है, कैसा कोई अनोइंग नॉइज़ वगैरह तो नहीं है, वो सारी चीज़ें वो पता चल गई होगी। देखिए, मैं जब मार्केट में अपने लिए नई गाड़ी तलाश रहा था, तो सफारी का एक बहुत अच्छा पॉइंट जो मेरे दिमाग में और मेरे ड्राइविंग में हमेशा छुपा हुआ ये है कि जो सफारी का इंजन था डाइकोर का, वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स करता है जब आप उसका एक्सीलरेटर दबाओ एंड उसके बाद उसमें ऐसे लगता है कि जेट थ्रॉटल आपने खोल दिया और वो भागती है, ठीक है। तो जब मैं सर्वे कर रहा था उस टाइम पे मैंने बहुत सारी टेस्ट ड्राइविंग की, तो मैंने देखा कि मैं कुशाक में मैंने वो चीज़ सर्च करने की कोशिश की, हालांकि वो भी टर्बो था। मैंने कुशाक में वो सर्च करने की कोशिश की, मुझे नहीं मिला। ग्रैंड विटारा में तो खैर टर्बो नहीं है, तो उसमें वो नहीं फील आना था। उसके अलावा मैंने स्कॉर्पियो चलाई, तो स्कॉर्पियो में भी सेम फील था, बट समहाउ जब मैंने पहली बार इसकी टेस्ट ड्राइव लिया है और जब मैंने इसको एक्सेलरेट किया है, तो जिस तरीके से इसका पेट्रोल इंजन रिस्पॉन्ड करता है, इट इज़ लाइक अ बुलेट। आप खुद भी अगर इसको चला के देखेंगे ना, आपको पता चलेगा। अगर आप एक गाड़ियों के झुंड में चल रहे हो और आपने सिर्फ अपने गाड़ी का एक हल्का एक्सीलेटर, वो भी हार्डली 5 to 10 mm दबाना है, सिर्फ इतना ही दबाना है, और उसके बाद आपका इंजन ऐसे रिस्पॉन्ड करेगा कि जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है उस टाइम पे जेट इंजन जिस तरीके से आगे भागता है, सेम एक्सपीरियंस आपको इस गाड़ी में आने वाला है। अच्छा, कहीं वही रीज़न तो नहीं है इसका माइलेज वगैरह की? माइलेज की बात करें, हर कोई कंप्लेन करता है इसकी माइलेज वगैरह को लेकर के, तो माइलेज क्या मिल रही है आपको सिटी और हाईवे दोनों की बात करें? लकीली मैंने हाईवे के ऊपर अभी एक ही ट्रिप की है, और उस पर जब मैं चला रहा था तो मुझे इसके मीटर पे अप टू 16 तक का वैल्यू दिखाई दिया है, 16 का वैल्यू दिखाई दिया है। काफी अच्छा है अगर 16 हाँ, मुझे दिखाई दिया, बट मैं उस नंबर के साथ नहीं चाहता क्योंकि वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू दिखाता है। बट उसी चीज को जब मैंने आपने रियल टाइम वाला देखा था कि जो MID पे आता है? MID पे आता है, मैं उसको 16 की वैल्यू बता रहा हूँ, MID की। जबकि जब मैंने अगर टैंक टू टैंक वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट किया है तो मुझे 13 का वैल्यू मिला था, लेकिन उसमें मेरी हाईवे की ट्रिप इंक्लूडेड थी, तब मुझे 13 का वैल्यू मिला था। और लाइक ऑन एन एवरेज जब मैं सिर्फ सिटी में चला रहा हूँ, अभी मेरा गुड़गांव जाना हुआ है 3-4 बार,
तो मोस्टली गाड़ी ट्रैफिक में रही है, सब कुछ रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि उस टाइम पे ये वैल्यू घट के 11.5 पे आ गई थी। अच्छा, मतलब कि 11 के आसपास हम मान सकते हैं, 11 आपको मिल रहा है? 11 मुझे मिल रहा है। तो सही है, 11 इतनी बड़ी गाड़ी के साथ में 11 सेटिस्फैक्ट्री है? मेरे हिसाब से जब आप ये ले रहे हो तो आपको फिर वो इकोनॉमी वाला पार्ट छोड़ देना चाहिए। ये जितने पे भी चलेगी आप इस पे चलाओ, बस एंजॉय करो ड्राइविंग को। मेरे हिसाब से ये है। अच्छा। क्योंकि अगर आप फिर फ्यूल के बारे में सोचेंगे तो आपको बेटर है कि दूसरी गाड़ियों के साथ जाना चाहिए, क्योंकि वो आपको फ्यूल इकोनॉमी देंगे। ये इनके साथ में आप फ्यूल इकोनॉमी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसके बाद ना सर थोड़ा सा इंटीरियर वगैरह भी हम देख लेते हैं, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी गाड़ी तो हो ही जाती है, और इंटीरियर वगैरह भी गाड़ी का हम बात करें तो काफ़ी सही है। ठीक है, एक लगता नहीं है कि सर कि अगर हम देखें बेस वेरिएंट वाली कोई गाड़ी लगती नहीं है कि बेस वेरिएंट बंदा ने ली है गाड़ी, है ना। हम कहीं से भी बात करें, अगर हम स्क्रीन वगैरह की बात करें, स्क्रीन चलो थोड़ा सा छोटी है बट ऐसी कोई इशू नहीं आता है ना। जी बिल्कुल। और सेंटर कंसोल वगैरह भी बढ़िया है, और ये आर्मरेस्ट वगैरह भी आपको मिल जाते हैं इसमें ना। जी, है ना। अच्छा, वैसे इंटीरियर वगैरह की बात करें तो इसमें चलो काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है, कुछ आपने एक्स्ट्रा करवाया है एक्सेप्ट अपना सीट कवर वगैरह के अलावा? आई थिंक स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स हैं। हाँ। अच्छा, स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल्स आपने करवा रखे हैं जो कि उसमें आते नहीं है बेस में। एंड रियर व्यू कैमरा इंस्टॉल्ड है। अच्छा, तो इसमें क्या आपने वो क्रूज वगैरह भी करवा लिया? नहीं, इसमें क्रूज नॉन फंक्शनल है। अच्छा, नॉन फंक्शनल, वो सब देखने के लिए? हाँ, वो सिर्फ देखने के लिए, दैट्स डमी। अच्छा, ओके। और डोर वगैरह पूरे क्लियर ऐसे ही आते हैं जो स्टॉक वाले हैं ना? स्टॉक वाले आते हैं, बट इसमें एक एम्बिएंट लाइट लगी हुई है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं। ओके, एम्बिएंट वगैरह में काम करवाया है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जैसे हम इंटीरियर की ही बात कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम इसका कैमरे की बात करें, एक चीज़ सर, कैमरा जो है आपका वैसे तो आपने आफ्टर मार्केट नहीं बोलेंगे, एसेसरीज का पार्ट है, कंपनी की एसेसरीज है महिंद्रा की। ठीक है, फॉग लैंप और जो है ये पीछे कैमरा कितना पे किया था आपने उसके लिए? इसके लिए मुझे लगे थे 11,500 रुपये, 11,500 के आसपास। ठीक है, सो एक बार ना इसका कैमरा देख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे ना कैमरे को लेकर के बंदों के इशू आते हैं। तो ये कुछ इस तरह डायनेमिक गाइडलाइंस वगैरह नहीं है ना इसमें? डायनेमिक गाइडलाइंस नहीं है। अच्छा, तो कुछ इस तरह का आपको इसमें कैमरा मिलता है, और ये ठीक है, डिसेंट है कैमरा, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट ये कैमरा क्वालिटी इस प्राइस रेंज जो गाड़ी में ले थोड़ा सा और अच्छा हो सकती है। जी बिल्कुल, है ना। लेकिन एक चीज़ है कि इस गाड़ी में कैमरे आप बाहर से नहीं लगवा सकते हैं। अच्छा, इसका एक रीज़न है कि इस गाड़ी में कैमरा इनेबल करवाना पड़ता है, और वो महिंद्रा वाले करते हैं। ओके। सो आप बाहर से कितना भी अच्छा कैमरा ले लें, वो वायरिंग कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, बट आप उसको इनेबल नहीं करवा सकते। ओके, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, और एक चीज़ और आपको नहीं लगता कि जैसे यहाँ पे इन्होंने मतलब कि आपने ये तो स्क्रीन भी बाहर से तो नहीं लगवाई आपने? नहीं, ये स्टॉक है ना। हाँ। तो ये थोड़ा सा ना इन्होंने पोर्शन तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिया है, बट ये ना थोड़ा सा इतना ही एरिया आपको कवर करने के लिए, अगर ये पूरा ही अगर इतना बड़ा होता तो ज़्यादा मतलब कि प्रीमियम गाड़ी के और ज़्यादा। इसके जो ऊपर के वेरिएंट्स हैं उनमें वो अलग टाइप का पैनल। हाँ, कि नरेश जी क्या है कि अगर हम सपोज मैंने इसका ना अपर मिड वेरिएंट का भी किया है, ठीक है, बट उसमें भी क्या इशू था, उसमें फुल स्क्रीन तो है, बट जब आप उसको एंगेज करते हैं ना, मतलब कैमरा वगैरह डालते हैं, तो भी उसके ना पूरे में नहीं आता है, उतना ही छोटे में इसका डिस्प्ले आता है। इवन दो उसमें आपका ना ब्लाइंड व्यू मिरर भी है, जैसे हम जिस तरह का इंडिकेटर करते हैं वो दिखता है, कैमरा 360 का व्यू आता है, लेकिन यहाँ पे जो विजिबिलिटी है ना वो इतनी ही होती है, जो विजुअल दिखते हैं वो छोटी सी स्क्रीन दिखते हैं, और ये तो फिर भी फार बेटर मेरे को लग रहा है, वो उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा पैथेटिक थी बोलो। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये 9 इंच है और उसमें 12 इंच आता है। 12 इंच आता है, लेकिन मेरे को लगता है ना वो भी 9 ही होता होगा, क्योंकि वो 12 इंच एक्चुअल है, एक्चुअल 12 इंच है उसका, जो एक्चुअल दिखने वाला एरिया है वो 12 इंच है। और उसके बाद बेजल्स हैं, वो एक अलग चीज़ है, बट जो एक्चुअल स्क्रीन साइज है वो 12 इंच है, इसमें 9 इंच है। ये आप जो स्क्रीन साइज है बोल रहे हो अंदर ये मेरे को 9 तो वैसे ये डायगोनली नापते हैं। अच्छा, वो 9 इंच है इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक। तो फिर मेरे ख्याल से ना वो जो होगा ना आपका 12 इंच से बड़ा होगा। नहीं, 12 इंच है एग्जैक्टली, स्पेक के हिसाब से बता रहा हूँ, मैंने चेक किया हुआ है। अच्छा, और लेकिन वो बड़ा इसलिए अपीयर होता है क्योंकि MID और इंफोटेनमेंट स्क्रीन वो एक ही पैनल के ऊपर लगा हुआ है, तो वो आपको इल्यूजन ये देता है कि वो बहुत बड़ा स्क्रीन है, और साथ साथ ये जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, ये जो ब्लैक स्पेस है, उसको ग्लॉसी करके ऐसा अपीयरेंस दिया हुआ है कि ये एक ही LCD। अब मैं बताता हूँ उसमें क्या है सर, कि एक्चुअली में देखो उसके जो भी स्पेसिफिकेशन बोले या फिर कुछ भी उसके जो
सारी चीज़ें दिखती है, मेन्यू वगैरह जो दिखते हैं वो तो पूरे में दिखता है, लेकिन जैसे हम रेयर में कैमरा वगैरह एंगेज करते हैं तो वहाँ पे क्या है, जो उसका विजुअल होता है ना वो छोटे से पार्ट में आता है। तो वो चीज़ है जो कि मेरे को लगता है ना उस पर महिंद्रा को काम करना चाहिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें। अच्छा, इस लास्ट में ना एक बार ना इसका इंजन और देख लेते हैं, बिकॉज इसका इंजन ही है जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जाता है और 197 bhp और हुड जो है काफ़ी हैवी है, ठीक है, नो डाउट। सो पावर वगैरह जैसे स्टार्टिंग बता दिया था 197 bhp और 380 Nm का टॉर्क है और टर्बो चार्ज है, ठीक है। तो ये उसका टर्बो वगैरह हो जाता है, तो और बूट जो है काफ़ी है, इंसुलेशन पैडिंग वगैरह मिल जाती है। एनवीएच लेवल तो कंट्रोल होंगे काफ़ी, अंदर वॉइस वगैरह तो नॉइज़ वगैरह कुछ नहीं आती है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, सम टाइम आपको पता भी नहीं चलता है कि गाड़ी चालू है या बंद है, ना तो वाइब्रेशन है ना आवाज़ है। अच्छा, अभी ना यहाँ पे रियर सीट की बात कर लेते हैं कि कंफर्ट वगैरह कैसा है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, देखो यार अभी ना मैंने इस गाड़ी को ड्राइव भी किया था थोड़ा सा, तो ये ऑलरेडी ना मेरी ड्राइविंग पोजीशन के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। तो ये मेरी कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन है और मेरी हाइट जो है 6 फीट है, ठीक है। तो अगर हम रियर सीट में जाते हैं तो यहाँ पे ना 2750 mm का ना आपको ना व्हील बेस मिल जाता है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि क्या आपको नी रूम वगैरह मिलता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो मेरी हाइट 6 फीट है, मैंने अच्छी खासी मतलब कि रिक्लाइन वगैरह पीछे स्लाइड कर रखी थी, तो काफ़ी अच्छा स्लाइड वगैरह मतलब कि रिक्लाइन मिल जाता है। हेड रूम में कोई कमी नहीं है, नी रूम काफ़ी सही है और ये तो अपना सीट कवर वगैरह की है, ठीक है। तो 2750 में काफ़ी अच्छा जो है व्हील बेस मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, सिटिंग कंफर्ट। और दूसरी एक अच्छी चीज़ आती है कि इसके बेस वेरिएंट से ना आपको AC वेंट्स आपके रेयर में मिल जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वो एज ए स्टैंडर्ड ही है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ सर, यहाँ पे जो फुट रेस्ट है वो आपने आई थिंक लगवा रखे होंगे, अलग से लगे है ना, अलग से लगा। क्या कॉस्ट क्या आई थी, हम जैसे स्टार्टिंग बात की थी, क्या कॉस्ट वगैरह आई थी उसकी फुट रेस्ट की? ये आफ्टर मार्केट है और ये काफ़ी इकोनॉमिकल प्राइस पे मुझे मिला है। ये था लगभग 4000 रुपये का। अच्छा, और अगर हम अलॉय वगैरह की बात करें तो वो बेस वेरिएंट में अलॉय नहीं आते, अलॉय की कॉस्ट क्या पड़ी थी सर आपको? ये अलॉय में मुझे मिले हैं लगभग 34,000 रुपये के, चारों 34,000। अच्छा, प्रोफाइल जो टायर सेक्शन है वो आपका सेम ही है जो कि इसमें आते हैं 235 बाय 65 या 65 17, हाँ 17, ठीक है। अभी आ जाते हैं इसकी मेन चीज़, तो यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। यूजली क्या है, ये आपकी ना 5 सीटर आती हैं आपकी XUV 700 अपनी MX वेरिएंट, ठीक है। बट यहाँ पे आपको एक जादू दिखाने वाला हूँ, ठीक है, बिकॉज ये जो है आपकी 7 सीटर है, ठीक है, जो कि अपने नरेश जी ने करवा रखा है। तो नरेश जी इसके बारे में बताओ सर, क्या मतलब क्या रिक्वायरमेंट थी, कैसा? हाँ, मतलब मेरी डॉटर की काफ़ी रिक्वायरमेंट थी कि उसे 7 सीटर चाहिए था, 3rd रो का एक्सपीरियंस करना था। तो जस्ट इसलिए मैंने ये इंस्टॉल कराया है और इसके डॉक्यूमेंटेशन जो प्रोसेस है वो, अच्छा, वही मैं पूछने भी वाला था कि मतलब कि इसको तो RC में आपको चेंज कराना पड़ा होगा ना, तो वो ऑन गोइंग है ना? चलो ठीक है, तो ये अगर आप चाहे तो आप भी करवा सकते हो, ठीक है। एनीवे, बट एक चीज़ है कि आप उसे RC वगैरह पूरे चेंज करा लो, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। तो इसमें सर वैसे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आती ना, कुछ जैसे हिल रही हो सीट्स वगैरह, या फिर इट्स लाइक फैक्ट्री फिटेड ओनली, है ना? एकदम सॉलिड है, कुछ नहीं। और जब आपको इसे मतलब 5 सीटर करना है तो सिंपली उसको रिक्लाइन करके अपना बूट स्पेस वगैरह हो जाता है। चलो यार, गुड है, मतलब कि सही है, जो भी चेंज वगैरह करा करके अपना 7 सीटर आपने इसे बना लिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अभी हम यहाँ पे थोड़ा सस्पेंशन वगैरह की बात करें सर, कि सस्पेंशन कैसे हैं गाड़ी के? जैसे आपने 2000 चलाया तो कुछ ऑब्जर्व किया होगा, मोनोकॉक है, काफ़ी सही है, ठीक है, मतलब बॉडी रोल तो इतना ज़्यादा होगा नहीं, फिर भी अगर सस्पेंशन वाली बात करें जैसे बम्प वगैरह, गड्ढे वगैरह, ये काफ़ी कंफर्टेबल है। आपको ना लाइक जब गाड़ी बम्प से कूदती है तो ना अंदर नॉइस आती है और ना ही ऊपर ज़्यादा झटके पता चलते हैं। अनटिल अनलेस की बहुत ही उबड़ खाबड़ ज़मीन है तो आपको थोड़ा बहुत पता चलेगा, अदरवाइज बहुत ही कंफर्टेबल राइड है। एंड लाइक मुझे लगता है कि यहीं पे ये स्कॉर्पियो जैसी ऊंची गाड़ियों को थोड़ा सा एज लेती है, क्योंकि अगर आप स्कॉर्पियो में सेम चीज़ फील करेंगे तो थोड़ा सा गाड़ी हिलती हुई पता चलेगी। वो तो अपना लेडर फ्रेम है। अच्छा, और एक चीज़ और सर, हम फाइनली बात करते हैं थोड़ा सा फ्रंट में, जैसे कि यहाँ पे इसके हेलोजन वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। ये तो आपने DRL लगवा रखे है, स्ट्रिप्स ही लगवा रखी है, ठीक है। जो बल्ब वगैरह चेंज करवाए हैं आपने, बाकी ये तो आपका स्टॉक का ही है, जो ये है आपका हेलोजन में। ये आपने जो बल्ब लगाए कितने वाट के हैं और क्या? ये हैं 150 वाट के बल्ब हैं, वाइट कलर। एंड ये इनकी कॉस्ट पड़ी है 8,000 रुपये और ये 2 पेयर आए हैं 8,000 रुपये में। ओके। सो फाइनली सर कुछ क्वेश्चंस और लास्ट में, जैसे आपने यहाँ पे थ्रो के लिए लाइट चेंज कराई है, ठीक है, इसमें येलो थ्रो आता है, ठीक है, मतलब कि हेलोजन आता है, तो चेंज कराने का रीज़न यही था कि हाईवे पे वो इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी, क्या फीडबैक क्या था आपका लाइट को लेकर के इसको?
मुझे लगता है कि हमारा पूरा एरा चेंज हो गया है, जो वाइट लाइट की ओर चला गया है। तो ऐसे मुझे नहीं लगता था कि लाइट में कोई प्रॉब्लम है, येलो लाइट्स में, बट लाइक वाइट लुक्स बेटर और इसकी विजिबिलिटी रोड के ऊपर में बहुत अच्छी होती है। ये 150 वॉट की लाइट है, इसका थ्रो बहुत दूर तक है, और स्पेशली जब आप पर लाइट जलाते हैं, अगर हाईवे वगैरह कहीं पे जा रहे हैं तो हाई बीम पे तो बिल्कुल दिन सा उजाला हो जाता है आपका। अच्छा अच्छा, चलो इस वजह से। बाकी हेलोजन में जो था उसका भी थ्रो ठीक था, डिसेंट था? ठीक था, डिसेंट था। अच्छा, ओके। जस्ट कलर आपको थोड़ा सा नहीं पसंद है तो पर्सनल चॉइस है, वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अच्छा, और फाइनली अगर थोड़ा सा ब्रेक वगैरह की बात की, सब ब्रेक्स वगैरह कैसे थे? हाईवे पे हम जाते हैं, कभी आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग वगैरह लगानी पड़ी हो कुछ भी, तो ब्रेक का रिस्पॉन्स कैसा, ब्रेक बाइट वगैरह कैसे है? इससे पहले मैंने जितनी भी गाड़ियाँ चलाई हैं उनमें ज़्यादातर फ्रंट डिस्क ब्रेक और पीछे ड्रम ब्रेक थे, जबकि ये पहली गाड़ी थी जिसमें कि मैंने देखा चारों डिस्क ब्रेक्स हैं और उसका रिस्पांस इतना तेज होता है कि मुझे अभी थोड़ा सा यूज टू होना पड़ रहा है, जबकि इसमें बहुत ही कम में गाड़ी खड़ी हो जाती है। तो वो मैंने फील किया है कि बहुत ही तगड़े ब्रेक के साथ आती है गाड़ी, तुरंत खड़ी होती है। तो मतलब जहाँ ब्रेक मारते हैं ऐसा नहीं कि स्किड होके आ जाए, जहाँ ब्रेक मारते हैं वहीं पे? जी, बहुत ही अच्छे से, बहुत अच्छे से। अच्छा, चलो। सो फाइनली सर, अगर किसी का बजट है 16 लाख के आसपास, 17 लाख, तो हमने जो गाड़ियों की बात की और जो आपने भी सर्च किया है, तो किसी का मतलब टाइम सेव करने के लिए आप कुछ एक थोड़ा सा सजेशन देना चाहिए कि इस गाड़ी में क्यों जाना चाहिए, मतलब, और ये गाड़ी मतलब कि अगर आप किसी फैमिली फ्रेंड में किसी को रिकमेंड करना चाहते हैं तो गुड टू गो प्रोडक्ट है। वैल्यू फॉर मनी एंड स्टेटस, जिस पैसे में आप में उसमें एक बहुत अच्छा स्टेटस लेके आती है गाड़ी। बिल्कुल। एंड आप जब चलाएंगे तो उसके साथ साथ ड्राइविंग प्लेजर भी है। बिल्कुल, यानी कि अगर आप, हाँ, थोड़ा सा माइलेज को साइड रखिए, साइड, हाँ, मतलब आई थिंक वो आपका कंसिडरेशन पॉइंट होना भी नहीं चाहिए। आप इस जगह पे सोच रहे हो, आपका कंसिडरेशन पॉइंट होना भी नहीं चाहिए। सो अगर आप इस प्राइस रेंज में गाड़ी देख रहे हो तो एक बार इसकी टेस्ट ड्राइव जरूर लो, तो आई होप निराश नहीं होगे जब इसका थ्रोटल आप करोगे ना, तो भाई आपको फील होगा यार लेने लायक गाड़ी है। ठीक है, ओके। सो फाइनली यही था छोटा सा ओनरशिप रिव्यू। ठीक है, बात करते करते थोड़ा सा लंबा भी हो गया, जस्ट बिकॉज यहाँ पे मैं थोड़े से आपको प्राइस वगैरह ही बता दें कि अगर आप इसका मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जो आप लेते हो, यानी कि MX इसका वेरिएंट लेते हो XUV 700 का, तो आप अगर इसमें कुछ LED वगैरह में काम कराते हो, अलॉय वगैरह, तो उसका प्राइस वगैरह क्या होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता लग गई। ठीक है, तो अगर आपके कोई फ्रेंड है फैमिली में जो कि इस प्राइस रेंज में गाड़ी देख रहे हैं, तो उनके साथ ना वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, तो उनका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, और ओनरशिप रिव्यू ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम सेवर भी होते हैं। ठीक है, अगर एक गाड़ी लेने जा रहे हो तो अपना टाइम वगैरह और दूसरों के एक्सपीरियंस से, उनके पॉजिटिव नेगेटिव से, तो आपको अच्छी खासी हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आपके जो भी फ्रेंड है ना गाड़ी देख रहे हैं उनके साथ जो है वीडियो शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, बी हेल्दी, बी सेफ। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग।